बहुत पुराने जमाने की बात है। घने जंगलों और सुनसान पहाड़ों के दरमियान एक छोटा सा गांव था जिसे लोग नूरकोट कहते थे। इसी गांव के किनारे एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था जिसका नाम करीम बख्श था। वो बहुत बूढ़ा हो गया था। इसके हाथों पर मेहनत के गहरे निशान थे, मगर दिल अब भी नरम था। इसके 3 बेटे थे। बड़ा बेटा साजिद था जिसे सिर्फ दौलत और आराम पसंद था। दूसरा नोमान था जो हर वक्त काम से बचने के बहाने ढूंढता रहता। जबकि सबसे छोटा बेटा हारिस था, दुबला पतला सादा कपड़ों वाला, मगर दिल ऐसा साफ कि पूरा गांव इसकी तारीफ करता था। हारिस रास्ते में किसी बूढ़े को देखता तो उसका सामान उठा लेता, किसी भूखे बच्चे को देखता तो अपनी रोटी बांट देता। एक रात करीम बख्श शदीद बीमार पड़ गया। बुखार इतना शदीद था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। इसने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कमजोर आवाज में कहा, अब ये घर तुम लोगों ने संभालना है। साजिद ने फौरी नजरें दूसरी तरफ कर लें, जबकि नोमान ने थके हुए लहजे में कहा, अब्बा हम सारी जिंदगी लकड़ियां नहीं काट सकते। मगर हारिस खामोशी से अपने बाप के पास बैठ गया। इसने पानी पिलाया और धीरे से बोला, अब फिक्र ना करें अब्बा, जब तक मैं हूं ये घर खाली नहीं रहेगा। अगली सुबह साजिद और नोमान शहर जाने के बहाने घर छोड़ गए। उन्होंने कहा वहां किस्मत बदलेगी, मगर हारिस जानता था कि वो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। इसने पुरानी कुल्हाड़ी उठाई और अकेला जंगल की तरफ निकल गया। जंगल गैर मामूली हद तक खामोश था। लंबे दरख्त आसमान को छू रहे थे। कई घंटे लकड़ियां काटने के बाद हारिस को शदीद प्यास लगी। वो करीब बहती एक नदी की तरफ गया, मगर जैसे ही पानी पीने लगा, इसकी नजर किनारे पर पड़ी एक अजीब मछली पर गई। वो चांदी की तरह चमक रही थी और रेत पर तड़प रही थी। हारिस फौरी इसे दोनों हाथों से उठाकर पानी में छोड़ने लगा। मछली चंद लम्हे पानी में रुकी, फिर अचानक इसके जिस्म से हल्की नीली रोशनी निकली और वो गहराई में गायब हो गई। हारिस हैरान तो हुआ, मगर खामोशी से वापस लकड़ियां उठाकर घर की तरफ चल पड़ा। इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इसका ये एक छोटा सा नेक काम इसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। अगली सुबह हारिस दोबारा इसी नदी के किनारे पहुंचा। वो लकड़ियां काटने ही वाला था कि अचानक पानी में हल्की नीली रोशनी निकलने लगी। पहले इसे लगा शायद सूरज की किरणें हैं, मगर अगले ही लम्हे नदी का पानी घूमने लगा और उसके दरमियान से एक लड़की नमूदार हुई। इसके लंबे सिया बाल हवा में लहरा रहे थे, आंखें सब्ज रोशनी की तरह चमक रही थीं और उसके इर्द गिर्द अजीब सा नूर फैला हुआ था। हारिस खौफजदा होकर पीछे हटा और फौरी बिस्मिल्लाह पड़ी। लड़की ने नर्म आवाज में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। हारिस ने हैरत से पूछा, तुम कौन हो? लड़की हल्का सा मुस्कुराई, मेरा नाम महक है और कल जिस मछली को तुमने बचाया था वो मैं थी। हारिस चंद लम्हे खामोश रहा। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो क्या देख रहा है। महक ने धीरे से कहा, मैं परियों की दुनिया से हूं। अगर तुम मुझे पानी में वापस न डालते तो मैं मर जाती। हारिस ने नजरें नीचे कर ले, मैंने तो बस एक जान बचाई थी। महक ने हैरत से इसे देखा। इंसान बदले में खजाना मांगते हैं, तुमने कुछ नहीं मांगा। हारिस हल्का सा मुस्कुराया, हर चीज मांगने से नहीं मिलती, कुछ ऊपर वाला खुद दे देता है। यह सुनकर महक खामोश हो गई। फिर इसने कहा, क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ रह सकती हूं? हारिस परेशान हो गया, मेरे घर में गुर्बत है, बीमारी है, तुम वहां रहकर क्या करोगी? महक ने पहली बार इंसानों की बस्ती की तरफ देखा और धीरे से बोली, शायद इंसानों को समझ सकूं। हारिस ने कुछ वक्त सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर। कोई जादू नहीं होगा। महक हंस पड़ी, तुम वाकई अजीब इंसान हो। दोनों साथ गांव की तरफ चल पड़े। जब वो झोंपड़ी में दाखिल हुए तो करीम बख्श शदीद खांसी में मुब्तला था। हारिस ने कहा, अब्बा ये महक है। बूढ़े ने कमजोर आंखों से महक को देखा और धीरे से मुस्कुराया, बेटी इस गरीब घर में खुश आमदीद। रात को जब सब सो गए तो झोंपड़ी से कुछ फासले पर 2 साए खामोशी से खड़े थे। वो साजिद और नुमान थे और वो दोनों महक के जिस्म से निकलती हल्की रोशनी देख चुके थे। साजिद ने लालची नजरों से झोंपड़ी की तरफ देखा और धीरे से कहा, ये लड़की आम नहीं, अगर उसके पास वाकई जादू है तो हमारी किस्मत बदल सकती है। अगले चंद दिनों में महक इस गरीब झोंपड़ी का हिस्सा बन गई। वो करीम बख्श की खिदमत करती, पानी भरती और हारिस के साथ जंगल तक चली जाती, मगर उसने अपना वादा निभाया और कभी जादू इस्तेमाल ना किया।
हारिस रोज की तरह सुबह सवेरे लकड़ियां काटने जाता और महक खामोशी से इसे काम करते देखती रहती। एक दिन रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा फकीर मिला जिसके पांव जख्मी थे और कई दिनों से भूखा लग रहा था। हारिस ने फौरी अपनी रोटी निकाली और उसके सामने रख दी। फकीर ने हैरत से पूछा, और तुम खुद क्या खाओगे? हारिस हल्का सा मुस्कुराया, ऊपर वाला किसी न किसी जरिए से दे देगा। महक ये सब खामोशी से देख रही थी। इसने अपनी दुनिया में बेशुमार ताकतवर मखलूक देखी थी, मगर इतना सुकून पहली बार किसी गरीब इंसान में देखा था। शाम को जब वो घर वापस पहुंचे तो साजिद और नुमान झोंपड़ी के बाहर बैठे थे। दोनों कई दिनों से चुपचाप महक को देख रहे थे और अब उनके दिल में लालच खतरनाक हद तक बढ़ गया था। रात के खाने के बाद साजिद ने हारिस से पूछा, ये महक आखिर है कौन? हारिस कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, ये मेरी दोस्त है, बस इतना जान लो। साजिद ने मसनूई मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया, मगर उसकी आंखों में लालच साफ नजर ही रहा था। इसी रात जब सब सो गए तो साजिद और नुमान बाहर बैठे सरगोशियां करने लगे। साजिद ने धीरे से कहा, मैंने कल रात इसके हाथों से नीली रोशनी निकलते देखी थी। वो नुमान फौरी बोला, अगर वो वाकई परी है तो इसके पास खजाना भी होगा। साजिद की आंखों में चमक आ गई, और अगर हम इसका राज हासिल कर लें तो सारी जिंदगी अमीर रहेंगे। उन्हें अंदाजन नहीं था कि महक झोंपड़ी के अंदर बैठे उनकी हर बात सुन रही थी। इसके चेहरे पर पहली बार खौफ जाहिर हुआ। अगली सुबह वो हारिस के साथ जंगल गई तो काफी देर खामोश रही। आखिर इसने धीरे से कहा, हारिस, तुम्हारे भाई खतरनाक हैं। हारिस ने कुल्हाड़ी रोकते हुए कहा, वो मेरे भाई हैं, बुरे नहीं हो सकते। महक ने आहिस्ता से जवाब दिया, हर इंसान बुराई से शुरू नहीं होता, कभी कभी लालच इसे बदल देता है। हारिस खामोश हो गया, मगर उसके दिल में पहली बार अजीब सी बेकरारी पैदा हुई। इसी लम्हे दरख्तों के पीछे कोई खामोशी से उन्हें देख रहा था, और वो साजिद था। इसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कुराहट थी। अब इसे यकीन हो गया था कि महक वाकई कोई आम लड़की नहीं। इसी शाम साजिद चुपके से गांव के सबसे ताकतवर आदमी सरदार जहांगीर के पास पहुंचा। जहांगीर जालिम और लालची इंसान था जो दौलत के लिए कुछ भी कर सकता था। साजिद ने इसके सामने बैठकर धीरे से कहा, मेरे घर में एक ऐसी लड़की है जिसके पास जादुई ताकत है। जहांगीर की छोटी आंखें फौरी चमक उठी। अगर तुम सच कह रहे हो तो तुम्हें इनाम मिलेगा। साजिद ने लालच भरे लहजे में कहा, बस मेरा हिस्सा याद रखिएगा। दूसरी तरफ हारिस को अंदाजन भी नहीं था कि इसके अपने भाई ने इसके खिलाफ खेल शुरू कर दिया है। रात गहरी हुई तो महक बेकरारी से बाहर बैठी आसमान को देख रही थी। हारिस इसके पास आया और बोला, क्या हुआ? महक ने आहिस्ता से कहा, मुझे लग रहा है कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। हारिस ने इसे तसल्ली दी, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। महक पहली बार खामोशी से इसे देखती रह गई। अगली सुबह हारिस मामूल के मुताबिक जंगल गया, मगर चंद ही देर बाद सरदार जहांगीर अपने 4 आदमियों के साथ झोंपड़ी पर पहुंच गया। करीम बख्श शदीद बीमार होने के बाइस खाट पर सोया था, जबकि महक पानी भर रही थी। जहांगीर ने अंदर दाखिल होते ही सख्त आवाज में कहा, हमें इस लड़की से बात करनी है। महक फौरी समझ गई कि राज बाहर जा चुका है। करीम बख्श ने कमजोर आवाज में पूछा, क्या बात है सरदार? जहांगीर आगे बढ़ा, ये लड़की आम इंसान नहीं, और अब ये हमारे साथ जाएगी। महक एक कदम पीछे हुई, मगर तभी बाहर से हारिस की आवाज सुनाई दी। वो लकड़ियों का गट्ठा फेंक कर दौड़ता हुआ अंदर आया और सरदार के सामने खड़ा हो गया। ये कहीं नहीं जाएगी। जहांगीर ने गुस्से से कहा, हिट जाओ लड़के, तुम नहीं जानते किससे बात कर रहे हो। हारिस ने पहली बार सख्त लहजे में जवाब दिया, और अब ये भूल रहे हैं कि ये मेरा घर है। माहौल में अजीब खामोशी छा गई। साजिद एक कोने में खड़ा सब देख रहा था, मगर नजरें नीचे किए हुए। हारिस ने जब अपने भाई को वहां देखा तो उसके दिल में जैसे कुछ टूट गया। ये सब तुमने किया? साजिद खामोश रहा, मगर उसकी खामोशी ही जवाब थी। जहांगीर ने अपने आदमियों को इशारा किया। 2 आदमी महक की तरफ बढ़े, मगर अचानक पूरे कमरे में नीली रोशनी छा गई। फिजा तेज हो गई, दरवाजे जोर जोर से हिलने लगे, और महक की आंखों में पहली बार खौफ के साथ गुस्सा भी नजर आया। हारिस फौरी उसके सामने आ खड़ा हुआ और बुलंद आवाज में बोला, महक, नहीं, तुमने वादा किया था। चंद लम्हों के लिए पूरा कमरा खामोश हो गया।
और महक ने कांपते हुए अपने हाथ नीचे कर लिए। मगर सरदार जहांगीर अब यकीन कर गया था कि इसके सामने वाकई कोई जादुई मखलूक खड़ी है। सरदार जहांगीर की आंखों में अब खौफ से ज्यादा लालच था। वो धीरे धीरे महक के करीब बढ़ा और बोला, इतनी ताकत अगर ये मेरे पास आ जाए तो पूरा गांव मेरे कदमों में होगा। हारिस फौरी इसके सामने खड़ा हो गया। मैंने कहा ना, ये कहीं नहीं जाएगी। जहांगीर ने गुस्से में अपने आदमियों को इशारा किया। अगले ही लम्हे दो आदमियों ने हारिस को पकड़ लिया और तीसरे ने महक की तरफ कदम बढ़ाया। करीम बख्श खांसी के बावजूद चीख उठा, मेरे बच्चों को छोड़ दो, मगर कोई ना माना। साजिद एक कोने में खड़ा यह सब देख रहा था। शुरू में इसे लगा था कि इसे सिर्फ दौलत मिलेगी, मगर अब हालात इसके हाथ से निकल रहे थे। महक की आंखों में आंसू आ गए। इसने पहली बार कांपती आवाज में कहा, हारिस, अगर मैं ना रही तो तुम सब बच जाओगे। हारिस ने फौरी सर हिलाया, नहीं, इंसान वो नहीं जो डर कर अपने लोगों को छोड़ दे। ये अल्फाज सुनकर साजिद के दिल में अजीब सा दर्द उठा। इसे अचानक अपने बीमार बाप, गरीब घर और हारिस की वो सारी कुर्बानियां याद आने लगे जो इसने हमेशा खामोशी से की थी। दूसरी तरफ जहांगीर अब सब्र खो गया था। इसने गुस्से से कहा, इस लड़की को पकड़ लो। जैसे ही एक आदमी ने महक का हाथ पकड़ने की कोशिश की, अचानक पूरा कमरा जोर से लरज उठा। नीली रोशनी पहले से कहीं ज्यादा छा गई। बाहर आसमान पर काले बादल जमा होने लगे और तेज फिजा चलने लगी। जहांगीर के आदमी खौफजदा होकर पीछे हो गए। महक की आवाज बदल गई थी, मैंने बहुत कोशिश की कि अपनी ताकत इस्तेमाल ना करूं, मगर अब काफी है। हारिस फौरी इसके सामने आया और जोर से बोला, महक, अगर तुमने गुस्से में जादू इस्तेमाल किया तो तुम वैसी ही बन जाओगी जैसे ये लोग हैं। चंद लम्हों के लिए महक खामोश हो गई। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे जबकि नीली रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। इसी लम्हे साजिद अचानक आगे बढ़ा और जहांगीर के सामने खड़ा हो गया। बस करो सरदार, गलती मेरी थी, मैंने ही सब बताया था। जहांगीर गुस्से से चीखा, पीछे हो जाओ वरना तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। मगर पहली बार साजिद पीछे नहीं हुआ। इसने लरसती आवाज में कहा, मैंने लालच में आकर अपने ही भाई को मुश्किल में डाल दिया, मगर अब मजीद नहीं। यह सुनकर हारिस हैरत से अपने भाई को देखता रह गया। बाहर तूफानी घटा चल रही थी, अंदर खौफनाक खामोशी थी और अगले ही लम्हे जहांगीर ने तलवार निकाल ली। जहांगीर ने गुस्से में तलवार उठाई और साजिद की तरफ बढ़ा, मगर इससे पहले हारिस फौरी अपने भाई के सामने आ गया। नहीं, तलवार हारिस के बाजू को चीरती हुई निकल गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। करीम बख्श की चीख निकल गई जबकि महक की आंखों में खौफ उतर आया। साजिद पहली बार टूट गया। वो हारिस के पास बैठ गया और रोते हुए बोला, मैंने हमेशा तुम्हें कमजोर समझा, मगर असल में सबसे बड़ा इंसान तुम थे। हारिस तकलीफ के बावजूद हल्का सा मुस्कुराया, भाई, देर से सही, तुम वापस तो आ गए। ये सुनकर साजिद फूट फूट कर रोने लगा। दूसरी तरफ जहांगीर दोबारा हमला करने के लिए आगे बढ़ा, मगर इसी लम्हे महक की आंखों से आंसू टपके और पूरे कमरे में जबरदस्त नीली रोशनी छा गई। फिजा इतनी तेज हो गई कि दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे। जहांगीर और उसके आदमी खौफ से कांपने लगे, मगर इस बार महक के चेहरे पर गुस्सा नहीं था, सिर्फ दुख था। इसने धीरे से कहा, ताकत इंसान को बड़ा नहीं बनाती, नियत बनाती है। अगले ही लम्हे नीली रोशनी ने जहांगीर और उसके आदमियों को घेर लिया। उनके हाथों से हथियार गिर गए और वो खौफजदा होकर जमीन पर गिर पड़े। महक ने उन्हें मारा नहीं, बस उनकी ताकत छीन ली। चंद ही लम्हों बाद वो सब डर कर झोंपड़ी से भाग गए। बाहर बारिश शुरू हो गई थी, अंदर खामोशी थी। साजिद मुसलसल अपने जख्मी भाई का हाथ पकड़े बैठा था, जबकि नौमान पहली बार शर्मिंदगी से नजरें नीचे करके खड़ा था। करीम बख्श की आंखों से आंसू बह रहे थे। इसने कमजोर आवाज में कहा, आज मुझे समझ आया, इंसान की असल दौलत इसका दिल होता है। चंद दिन बाद हारिस का जख्म भरने लगा। साजिद और नौमान ने पहली बार मेहनत करना शुरू की। वो रोज हारिस के साथ जंगल जाते, लकड़ियां काटते और अपने बाप की खिदमत करते। लालच ने आखिरकार उन्हें तबाही के करीब पहुंचा दिया था, मगर हारिस की नरमी ने उन्हें वापस इंसान बना दिया। एक शाम महक खामोशी से नदी के किनारे खड़ी थी।
हारिस इसके पास आया और बोला, तुम जा रही हो? महक ने हल्की मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। मेरी दुनिया मुझे वापस पुकार रही है। हारिस चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, शायद तुम्हारे आने से हमारी किस्मत बदल गई। महक ने धीरे से जवाब दिया, नहीं हारिस, किस्मत तुम्हारी पहले ही अच्छी थी। तुम्हारा दिल बहुत साफ था। अगले ही लम्हे नदी के ऊपर नीली रोशनी छा गई। महक धीरे धीरे इस रोशनी में गायब होने लगी। जाने से पहले इसने आखिरी बार हारिस की तरफ देखा। याद रखना, अच्छे लोग कभी हकीकत में अकेले नहीं होते। और फिर वो हमेशा के लिए गायब हो गई। हारिस काफी देर खामोश खड़ा बहते पानी को देखता रहा। इसे एहसास हो गया था कि इंसान की असल पहचान इसकी दौलत या ताकत नहीं, इसका किरदार और दिल की सफाई होती है। जो लोग हर हाल में अच्छाई का साथ देते हैं, आखिरकार कामयाबी और इज्जत उन्हीं के हिस्से में आती है।